Hello students, in this session we are going to continue 6th chapter of SP part 2, that is liability for the misrepresentation in the prospectus. Up till now we have studied the meaning of prospectus, then matters included in the prospectus, provisions of the Companies Act regarding issuance of prospectus. In this session, we have to start the topic liability for the misrepresentation in the prospectus. Now we all know that prospectus, that is invitation to the general public for subscription in the shares and capital of the company. But if any misrepresentation has been done by any directors or any members of the company, then what is its liability? That we have to understand here. Before that, we will understand here that in what misrepresentation can be done here. The first, the statements made with reference to the contents of the prospectus is misleading. स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है, मतलब कि जो एक्चुअल में कुछ इन्फॉर्मेशन और देने वाली है और इन्फॉर्मेशन कुछ दी है और ऐसी मिसलीडिंग या मिसगाइडिंग वाली कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको हम बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, in order to mislead the reader, necessary information is not provided in the prospectus. For example, यहाँ पे लिखा है कि if shareholder is not able to pay all the share amount, then installments can be given. Installment facility is given by the company. अब सिर्फ इतना लिखा है, why? To attract the shareholders to invest in the company. फिर शेयर जब इंस्टॉलमेंट्स के लिए रेडी हो जाए, शेयर परचेज कर ले, उसके बाद उनको पता चलता है टर्म्स एंड कंडीशंस. जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस वो ये है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा शेयर्स परचेज करो तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. अगर उसके कम है अमाउंट तो फैसिलिटी इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. देन ये इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे क्लियर नहीं लिखी है तो उसका मतलब कि ये क्लियर है कि मिसलीड करने के लिए ऑनर को, शेयर होल्डर को मिसलीड करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, by using ambiguous words in the prospectus an attempt is made to mislead the public. Ambiguous words मतलब proper words नहीं लिखे, unclear words are written and publics are being misled. So that is how misrepresentation is done in the prospectus. Then, for such misleading or exaggerated presentation made in the prospectus, the liability of the company arises. अब company are responsible for 2 types of liabilities, civil liability and criminal liability. सबसे पहले हम बात करते हैं civil liability. If any person who has invested in a company relying upon the published prospectus of a company sustains loss, he may initiate civil proceedings against the company for getting compensation for his loss and the company is liable to give him the damages compensation for loss. Now, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में रिलाइंग अपॉन द पब्लिश प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया है उसके ऊपर डिपेंड होके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है एंड ही इज़ गेटिंग लॉस, वो उसको लॉस हो रहा है कंपनी में, तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकता है, मतलब सिविल स्टेप्स ले सकता है और कंपनी को वो बोल सकता है कि जो भी मुझे लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, सो यू कंपेंसेट फॉर द लॉस अकर्ड टू मी. दिस इज कॉल्ड सिविल लायबिलिटी. सो ऐसे रिप्रेजेंटेशन से कंपनी का फाइनेंशियल लॉस होता है एंड फॉलोइंग पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने पब्लिश किया था प्रोस्पेक्टस. उसके बाद जिनकी कंसेंट मिली थी, मतलब जिसकी परमिशन मिली थी कि भाई आप लोगों का नेम हम प्रोस्पेक्टस में रख रहे हैं, तो उनकी परमिशन है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल है. प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होते कंपनी के जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में साइन की है एंड जिनका ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया हुआ है, वो सब सिविल लायबिलिटी के लिए लायबल है. सो दैट्स हाउ सिविल लायबिलिटी कंपनी के ऊपर चार्ज होती है. अब हम बात करेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी की, मतलब जानबूझ के मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ. सिविल में तो बाय मिस्टेक हो गया है, बट क्रिमिनल में जानबूझ के कोई ऐसा फ्रॉड किया है कंपनी ने मेंबर्स के साथ, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं किए हुए हैं, तो सच इंसिडेंट्स आर कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी
and for that financial loss if anyone is faced, then they have to take compensation from the company. उसके टू ऑफेंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ अदर ऑफेंसेस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड सेकंड इज फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग. जो ट्रस्ट रखा है कंपनी के ऊपर लोगों ने वो तोड़ा है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफेंसेस के बारे में. तो प्रोस्पेक्टस अगर वो लीगल कैरेक्टर और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है या फिर लीगल कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ है कि भाई डायरेक्टर्स है, ऑथराइज एक्सपर्ट कौन है, तो फिर वो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है. डायरेक्टर ऑथराइज पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अगर आरओसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर उनकी सिग्नेचर नहीं है, डेट नहीं है, ऑथराइज पर्सन की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है, देन आफ्टर द कंपनी कैन बी पनिश्ड विथ फाइन. थर्ड, if expert statements are not given in the prospectus, expert का statement नहीं है या फिर उन्होंने provisions जो दी है उसके हिसाब से नई prospectus बनाया है, तो company will be liable to pay a fine. These are the offenses made. Next, breach of trust and cheating. Whatever information is written in the prospectus, whether it's a promise or it's a deal made, अगर वो honest नहीं की है, dishonestly deal की है, false promise है, fake है, और some hidden information is there in the company terms and conditions, कुछ hidden है, materials hide किया है कंपनी ने, debentures shares के बारे में proper लिखा नहीं है, या फिर लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर चीटिंग की है लोगों के साथ, तो फिर कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी. either the members can be imprisoned or a fine can be charged or both can be done. That is how criminal liability is charged from the company. These are the two types of liability. Now next we have to study here is duties of secretary for the prospectus. ऊपर हमने देखा कि liabilities होती है, तो अब सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होती है प्रोस्पेक्टस बनाने के टाइम पे और पब्लिश करने के टाइम पे. सबसे पहले उनको मीटिंग अरेंज करनी है. They have to the secretary has to pass a notice. They have to prepare a notice and then they have to send to the directors and members. उसके बाद minutes prepare करेंगे, minutes of the meeting. The information will be provided and उसके बाद सब कुछ ready हो जाए, if everyone has agreed, then and then only prospectus is published. उसके बाद जनरल मीटिंग के बाद आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग. और ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस का. ऑल द इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. एंड देन आफ्टर व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री, द फर्दर स्टेप विल बी टू गेट द प्रोस्पेक्टस प्रिंटेड एंड सेंड अ कॉपी टू द आरओसी. सबसे पहले जनरल मीटिंग ले ली मेंबर्स की, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ले ली, एंड देन आफ्टर द प्रोस्पेक्टस हैज टू बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर साइनिंग. बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इट शुड बी वेरीफाइड वेदर डेट इज रिटन और नॉट. पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि डेट प्रॉपर लिखी है. सेक्रेटरी को प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स बराबर है. It is also the duty of the secretary to send a copy of the prospectus to the directors. So, the copy of the prospectus is to be sent to the directors. Expert का नाम यहाँ पे लिखा होना चाहिए, और जो भी ऑडिटर ऑफ द कंपनी है, लीगल एडवाइजर, सॉलिसिटर, बैंकर इन द प्रोस्पेक्टस, जो बैंकर होता है जो बैंक के ट्रांजैक्शन से डील करता है, सॉलिसिटर वो वकील होता है कंपनी